हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब हम अपने चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है 2022 का 18 सितंबर को, उसी संदर्भ में वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने प्राचीन इतिहास एक टॉपिक मतलब एक सब्जेक्ट और पॉलिटी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था दो टॉपिक अभी वीडियो बना रहे हैं। बहुत जल्दी हम आपको हिंदी करंट अफेयर इसका भी वीडियो आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो चलिए 51-50 क्वेश्चन हमने अब तक पॉलिटी के कंप्लीट करा दिए हैं। वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और हम 51 क्वेश्चन से अपना ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको सही से विजुअल हो। 51 क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या क्या सुनिश्चित करना है? चलिए देख लेते हैं। पहला है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, दूसरा है विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, तीसरा है अवसर की समानता और चौथा है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ये 4 चीज़ हैं। ठीक है, अब नीचे दिए गए कूट की सहायता से हमको सही उत्तर का चयन करना है। तो पहले ऑप्शन में क्या है, ए और बी, यानी कि पहला और दूसरा है। पहला और दूसरा लक्ष्य मतलब उनको वो करना है, यानी सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। ठीक है, ये नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना, यह होगा। या फिर दूसरा विकल्प जो है बी, वो कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा होगा। ठीक है, इसको सुनिश्चित करना है। या तीसरा विकल्प कह रहा है कि 2, 3, 4 होगा। हाँ, चौथा विकल्प कह रहा है कि ऊपर्युक्त चारों। तो आपको पता ही है कि भारतीय संविधान में सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की बात की गई है। विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात की गई है, अवसर की समानता की बात की गई है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात की गई है। ये सभी चीज़ें आपको किस में मिल जाएंगी? आपको मूल अधिकार में मिल जाएंगे। और मूल अधिकार के ज़रिए मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को ये सारे अधिकार, ये सारे राइट्स उनको कंपलसरी में देना है भारत की सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ठीक है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय हो, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हो, अवसर की समानता हो, यानी कि सभी को कोई भी नौकरी के संदर्भ में या कहीं भी कोई भी वो एग्ज़ाम हो या फिर कोई वैकेंसी निकले तो उसमें सबको समान अवसर मिले, तो अवसर की समानता हो। व्यक्ति की प्रतिष्ठा हो, व्यक्ति की अपनी गरिमा है। ठीक है, उसके संदर्भ में भी मूल अधिकार में आपको दिया गया है। ठीक, तो ये चारों ऑप्शन सही होंगे, इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑल ऑफ अबव सही है, डी ऑप्शन सही है। 51 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब 51 का डी हो गया। अब 52 पे चलते हैं, फटाफट देख लिए 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर। 52 क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेकेंड नीचे आते हैं, थोड़ा स्लाइड हम फटाफट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि ये धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। ठीक है, तो किस मुकदमे में ये वाद मतलब मुकदमा से होता है। ठीक है, तो किस मुकदमे में ऐसा धारणा कौन उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। ठीक है, कि उद्देश्य का जो है संविधान का भाग है एक। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन में है। आप चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फटाफट बताइए इसमें क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, या बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, और सी कह रहा है कि बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और डी कह रहा है मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इन चारों मुकदमों में से किसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना वो संविधान का एक भाग है। ठीक है, तो चलिए अब बताइए 4 ऑप्शन से कौन सा होंगे। तो सही ऑप्शन आप लगा लीजिए फ्रेंड, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस था, इसी केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना क्या मतलब कि फैसला दिया था कि इस प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, यानी प्रीएम्बल्स। ठीक है, उद्देशिका जिसको कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक, तो चलिए बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी सही है 52 का। ठीक है, चलिए फटाफट 53 पे आते हैं। 53 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट क्या है फ्रेंड। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, बताइए उद्देशिका का विचार जो है भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है। ग्रहित संविधान तो है ही भारत का, तो किसी न किसी देश से लिया गया होगा। तो 4 ऑप्शन है, इटली के संविधान से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया, फ्रांस के संविधान से लिया गया, या फिर यूएसए के संविधान से लिया गया उद्देशिका। ठीक है, तो 53 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, उद्देशिका के संविधान से लिया गया है भारत में प्रस्तावना। ठीक, उद्देशिका के संविधान नहीं, यूएसए के संविधान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, तो डी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। ठीक है, उद्देशिका जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऐसे समझ लीजिए। चलिए 53 का डी ऑप्शन हो गया। 54 पे आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। संविधान की आत्मा कौन सा भाग कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये लगा लीजिए, ठीक है। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आना ही आना है, हर बार हर पेपर में आता ही रहता है, ये बहुत रिपीट होता है। संविधान की आत्मा, तो देखिए अभी बीएड के एग्ज़ाम में लास्ट में अभी बीएड का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी आया था, संविधान की आत्मा कौन सा संविधान कौन सा अनुच्छेद को कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए का मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य का, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में ही कहा था कि संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, ठीक है। हालांकि ये अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक। अब भाग की बात होगी तो भाग ये भाग 4 में ही है ना मूल अधिकार, भाग 4 फंडामेंटल राइट्स, ठीक। तो ये भाग के संदर्भ में होगा तो भाग 4 में है और अनुच्छेद 32 है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए, इसको अम्बेडकर जी ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर हमें कहा जाए कि पूरे संविधान पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है तो मैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को ही कहूँगा, क्योंकि यही एक अनुच्छेद है जो आपको आपके सारे राइट्स आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। सरकार को बाध्य करता है कि वो आपके सारे राइट्स का संरक्षण करे, आपके सारे अधिकारों का, ठीक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। चलिए 54वां क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, डी ऑप्शन लगा लीजिए। 55वां क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट देख लीजिए। 55 क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 54 वाला। पीसीएस में आया है, जीएस में आया है, जीआईसी में आया है, एलडीए, यूडीए, बहुत हमेशा रिपीट होता है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पॉलिटिक का। चलिए 55 में बात है। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देख लीजिए। 55 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा है भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। तीसरा है भारत में लोकतांत्रिक समाज है। चौथा है भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ठीक है। तो अब इन कथनों पर विचार करना है आपको। अब ऑप्शन देख लेते हैं फटाक से। 55 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है केवल 1 और 2 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है। सी कह रहा है 2, 3 और 4 सही है, और डी कह रहा है 1, 2, 3 और 4 ये सब सही है, ठीक है। तो 55वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 55 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए इसका। 1, 2, 3, 4 जितने भी ऑप्शन यहाँ पे हैं, यहाँ पे कहाँ गया भाई, ये है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ये तो आपको पता ही है, ये भी सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। इस पर किसी और देश के कोई प्रभाव नहीं है कि अगर भारत अपने देश की कोई पॉलिसी बनाता है तो किसी और देश का जिस देश की पॉलिसी में कोई इंटरफेयर कोई हस्तक्षेप नहीं होता उसे कहते हैं, उस राष्ट्र को कहते हैं प्रभुसत्ता संपन्न, यानी अपनी सत्ता उसकी खुद है, अपनी सत्ता या अपने शासन के चलाने में खुद समर्थ है, किसी और राज्य को उसके ऊपर आधिपत्य नहीं है। इसके पहले भारत क्या था, उपनिवेश था ब्रिटेन का, ठीक। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है भारत में, ठीक। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ठीक है। हर समाज में के हर वर्ग के लोगों को अपने समाज के रीति रिवाज जो है उनको फॉलो करने का, उनको आगे बढ़ाने का सबको समान अवसर है, ठीक है, ये भी बात सही है। चौथा कह रहा भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यानी वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, सही बात है ये भी, कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को अच्छे से अच्छा उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में उनकी मदद करे, इसी को कहते हैं कल्याणकारी राज्य, ठीक है। यानी अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, ठीक है, अंतिम पंक्ति मतलब जो सबसे गरीब तबके का व्यक्ति है, उसको भी कल्याण के संदर्भ में सरकार योजनाएं लाए, बहुत सारी योजनाएं सरकार लेके आई भी है, आती भी रहती है, जैसे मनरेगा है, जैसे आपका ये अभी देखिए कोरोना की वजह से जो बहुत ज़्यादा महामारी आपदा आई तो उसमें 5 किलो चावल अनाज जो है फूड वाला तो है ना, पोषण आहार योजना, भारत सरकार की पोषण आहार योजना ये लाए थे ना, 5 किलो चावल जिसमें दे रहे थे और वो गेहूँ दे रहे थे। तो ये सब क्या, ये सरकार की कल्याणकारी योजनाएं ही हैं, सब्सिडी इसमें दी जाती है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें ऑल ऑफ एबव, यानी कि चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका लगा लीजिए फ्रेंड, इसका डी ऑप्शन लगाइए फटाक से, ठीक। 55 का डी ऑप्शन लगा लिए, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। 56 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष यानी एक क्या डेमोक्रेटिक सेकुलर डेमोक्रेटिक तो गणतंत्र को बोलते हैं, सेकुलर को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए भारत, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर राष्ट्र, सेकुलर कंट्री का वर्णित करता है, ठीक है, बताता है। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार बताता है, ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना बताता है, ऑप्शन नंबर सी 9वीं अनुसूची में जो अनुच्छेद की व्याख्या की गई है वो बताता है, या ऑप्शन नंबर डी नीति निर्देशक तत्व। इन चारों में से कौन भारत को सेकुलर राज्य में वर्णित करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। तो 56 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा?
इसमें जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है इसी में लिखा गया भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसमें सभी व्यक्ति के अवसर की समानता, ठीक है, ये सारे चीज़ें आगे मेंशन है, ये पूरा आपको प्रियम्बल में पता ही है। तो संविधान की प्रस्तावना में यह वर्णित है कि भारत को देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वर्णित करता है, ठीक, सेकुलर। 56 क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा लीजिए फटाफट बी ऑप्शन लगाइए। चलिए 57 पे आते हैं, फटाक से देख लीजिए। 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव कौन व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, और डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में राज्य का, भारत देश यानी भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो इसीलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है, ठीक है। तो 57 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड। अब चलिए बढ़ते हैं 58वें क्वेश्चन पर, फटाफट देख लीजिए। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि उनकी आगे व्याख्या की गई, तो 4 ऑप्शन है आपकी। अब बताइए इसमें कौन सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों की और उद्देश्यों की रूपरेखा, ये हो गया, हाँ, आदर्शों की उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे व्याख्या भी की गई है। तो बताइए इनमें से कौन सी व्याख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मूल अधिकारों के अध्याय में है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में है। ऑप्शन सी कह रहा है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है संविधान के पाठ में कहीं नहीं है। तो बताइए 58 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। इसका सही आंसर यही हो जाएगा मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों में, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की बात की रूपरेखा दी गई है, जैसे नहीं होता इंडेक्स में दिया गया है, तो संविधान का इंडेक्स वही प्रियम्बल है उद्देश्य का, जिसे प्रस्तावना बोलते हैं, ठीक। तो उनको आगे व्याख्या कहाँ कहाँ दी गई है, मूल अधिकारों में दी गई है कि भारत के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिए जाएंगे, स्वतंत्रता का, फ्रीडम का अधिकार है, हाँ, उनको समान अवसर का अधिकार, ये सारे अधिकार मूल अधिकार में निहित है। कल्याणकारी राज्य, भारत देश एक कल्याणकारी राष्ट्र होगा, इसकी व्याख्या पूरी तरह से नीति निर्देशक सिद्धांतों में मिल जाएगी आपको। अब भारत के नागरिकों का भारत देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं आपके, किसमें, मौलिक कर्तव्य में है, ठीक। मौलिक कर्तव्य आपको पता है कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, ठीक। मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तक आपको आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक। चलिए डी सी ऑप्शन लगा लीजिए, 58 का सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब 59 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। चलिए 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। कौन, मौलिक अधिकार उद्देश्यों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, या फिर संविधान की प्रस्तावना कर रही है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व कर रहे हैं, या फिर संसद कर रही है, ठीक है। तो कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को रिफ्लेक्ट करता है, बताइए। 59 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना अगर यानी इंडेक्स को आप देखेंगे तो पूरे संविधान को एक तरह से वो रिफ्लेक्ट करता है कि पूरे संविधान में क्या क्या चीज़ें रही हैं या रही होंगी। तो यानी आप इंडेक्स को देखते हैं समझ जाते हैं कि बुक कितनी अच्छी है, आपके लायक है कि नहीं है, होती है ना विषय सूची, तो वही होती है, यही इंडेक्स है संविधान का। संविधान की प्रस्तावना जो है वही संविधान के बारे में आपको एक क्लू दे देती है, ठीक है। चलिए 59 का बी ऑप्शन लगा लीजिए। 60 क्वेश्चन पर आते हैं। 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। 60वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग इनमें से कौन नहीं है। तो बताइए लोकतांत्रिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है, गणराज्य नहीं है, या समाजवादी नहीं है। तो ये भी है, ठीक है, गणराज्य भी है, हाँ, लोकतांत्रिक भी है, राजनीतिक नहीं है, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो 60वें क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 60वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन यानी राजनीतिक नहीं होगा, यानी यही नहीं होगा, ठीक है, बाकी सब है। बी ऑप्शन लगा लिए 60वें का। चलिए अब 61वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 61 क्वेश्चन फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें बदली हैं ऑप्शन में। जैसे भारत
एक संप्रभु नहीं है, बी ऑप्शन कह रहा है कि समाजवादी नहीं है, सी ऑप्शन कह रहा है गणतंत्र नहीं है, डी कह रहा है संघात्मक नहीं है। हाँ, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संगठनात्मक नहीं है। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संगठनात्मक शब्द नहीं उल्लेख है। ठीक है, भारत एक फेडरल राष्ट्र तो है। फेडरलिज्म की परिभाषा है कि केंद्र के संदर्भ में केंद्र सरकार वो बनाएगी कानून, राज्य के संदर्भ में राज्य सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, और एक समवर्ती सूची है जो है, जिसे राज्य सूची, केंद्र सूची, और समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र के बनाए गए जो कानून होंगे वो ज़्यादा प्रभावी होंगे। अगर दोनों में कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ज़्यादा प्रभावी माने जाएंगे। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है। ठीक, और संविधान में भी ये निहित है। ठीक, तो निम्नलिखित में से किसी एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो संप्रभु, समाजवादी, गणतंत्र ये सभी हैं। हाँ, ये संघात्मक ये नहीं है, तो ऑप्शन सही यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 61वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। अब 62वें क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वाद में, यानी किस मुकदमे में, वाद मतलब मुकदमा, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है इंदिरा साहनी वाद में या मुकदमे में, या फिर शंकरी प्रसाद वाद यानी मुकदमा में, हाँ, रुदल शाह का वाद हुआ, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए इसमें किस मुकदमे में मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, तो 62वें क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए 62 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई ऐसा भी ऑप्शन नहीं है जिससे हम बता सकें कि उसमें मूल ढांचे के सिद्धांत के कॉन्सेप्ट में सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, कुछ अपना फैसला दिया था। तो न तो इंदिरा साहनी के बाद में है, न तो शंकरी प्रसाद के बाद में, संविधान की प्रस्तावना यानी मूल ढांचे के संदर्भ में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी वो अपना क्या बोलते हैं फैसला या फिर कोई भी अपना कमेंट नहीं दिया था। ठीक है, तो मूल ढांचे के संदर्भ में डी ऑप्शन, यानी कि अगर तो किस में दिया था मूल ढांचे के संदर्भ में आप क्वेश्चन उठता है तो आपको ये हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज। अगर ये आपको कहीं मिल जाए केशवानंद भारती बनाम केरल राज, इस मुकदमे में बनाम केरल राज वाला जो मुकदमा था उसी में कि सुप्रीम कोर्ट ने, भारत में संविधान पीठ ने ये फैसला दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अब प्रस्तावना में सकारात्मक बदलाव तो आप कर सकते हैं, यानी कुछ अलग चीज़ें, अच्छी चीज़ें जोड़ सकते हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। हाँ, और भी चीज़ें, ये लोकतंत्रात्मक, हाँ, अखंडता, हाँ, लोकतंत्रात्मक अखंडता, ये सारे शब्द जोड़े गए थे उसमें। लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा था मूल ढांचा, इसका मूल ढांचा जो है, यानी जो पहले से चीज़ें इसमें विद्यमान है, इसमें किसी चीज़ को निकाल नहीं सकते। मूल ढांचा यही है। ठीक है, मूल ढांचे का सिद्धांत यही कहता है कि मूल ढांचा जो है उसको बनाए रखना। मूल ढांचा अगर से आप इधर उधर करेंगे, थोड़ा सा भी डेविएट करेंगे, थोड़ा सा भी तोड़ेंगे, हटाएंगे, तो आपका पूरा इमारत ही गिर जाएगी। ठीक है, तो फाउंडेशन जो होती है, फाउंडेशन, ये चारों पिलर जो होते हैं, उन पिलर को बना के रखना है। इसमें कुछ और अलग से पिलर यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दीजिए, वो चलेगा, लेकिन ये कहो कि जो मूल ढांचा, ये चारों पिलर हैं, इस पर ये टिका हुआ है बिल्डिंग, और इन्हीं में से किसी एक को यार हुआ टेढ़ा मेढ़ा किए तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में उसकी संविधान पीठ ने यह फैसला दिया था कि आप मूल ढांचा जो है संविधान का, जिस यानी प्रस्तावना की हो या संविधान का मूल ढांचा जो है, उसमें आप कोई भी वो परिवर्तन नकारात्मक नहीं कर सकते, सकारात्मक कर सकते हैं, नकारात्मक नहीं। नकारात्मक मतलब उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते। जैसे व्यक्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, अब आपका फ्रीडम ही छीन ली जाए, हाँ, मतलब सरकार जो भी हो केंद्र में, और वो चाहे कि नहीं, व्यक्ति को बहुत सारी आज़ादी मिल गई है फालतू की, जैसे आपको जुलूस निकालते हैं, आपकी भर्ती नहीं हो रही है, आप उसका प्रदर्शन करते हैं, अब वही जुलूस निकालने का अधिकार ही आपसे छीन लिया जाए, हाँ, आर्टिकल 21, तो फिर आप क्या करेंगे? तो वही सब चीज़ें हैं ना। तो ये सब चीज़ें आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में संविधान पीठ ने आपको बता दिया था कि आप नकारात्मक उसमें परिवर्तन यानी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए हमने बहुत सारा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य होता तो वो टिक मारते, नहीं है तो डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, चलिए अब 63वां क्वेश्चन पाते हैं, फटाफट देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम दे दिए हम। 63वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, आपकी स्क्रीन पे कहाँ आ गया? 63 क्वेश्चन, हाँ देखिए ये फटाफट आ गया आपके, जल्दी से देख लीजिए। इसमें पिछले क्वेश्चन में ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेन करने लग गए। चलिए क्वेश्चन मिलेगा आपको देखिए फिर क्वेश्चन मिलेगा आपको और क्लियर हो जाएगा, आगे भी बता देंगे उसमें अगर कुछ
रह जाता है। तो ठीक है, 63 क्वेश्चन देख लीजिए, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन का है, भारत में कौन अच्छा निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? इनमें से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय। ठीक है, तो सामाजिक न्याय जो है ये भी उल्लिखित है, राजनीतिक न्याय भी उल्लिखित है, आर्थिक न्याय भी उल्लिखित है। आर्थिक न्याय नहीं है प्रस्तावना में, सॉरी ये नहीं है, ये धार्मिक न्याय है। तो 63वें का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। 63 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। एक मिनट। 3 तरह के न्याय हैं, तो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, यानी कि सबको समान कल्याणकारी हो, जैसे सबको समान अवसर मिले, सबके समान उन्नति हो। तो आर्थिक न्याय भी है इसमें वर्णित। 3 तरह के न्याय है, तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है। सॉरी थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, धार्मिक न्याय है, डी ऑप्शन, थोड़ा उसमें कन्फ्यूज़न हो गई। ठीक है, धार्मिक न्याय नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता है लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है प्रस्तावना में। ठीक है, कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, भारत देश का कोई धर्म नहीं होगा, भारत राज्य का, ठीक, और यहाँ के सभी फॉलोअर, हर धर्म को मानने वालों को समान अवसर मिलेगा, इनके साथ अवसर की समानता होगी, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको अपने अपने मतलब धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, ये बात है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी, इसमें डी ऑप्शन लगा लिए, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है प्रस्तावना में। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? चलिए 63 का डी ऑप्शन हो गया। 64 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए, आप लोग समझ गए होंगे। 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देख लीजिए। उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान में दर्शन नहीं है? ठीक है, भारतीय संविधान दर्शन क्या नहीं है? इसमें से कल्याणकारी राज्य है, ये नहीं है की बात कर रहा है, समाजवादी राज्य है, ये नहीं है, राजनीतिक समानता है, ये नहीं है, या साम्यवादी राज्य है, ये नहीं है। ठीक है, तो कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन, यानी अगर उसका फिलॉसफी देखा जाए, कौन सा नहीं है? कल्याणकारी राज्य भारत है, राजनीतिक समानता की बात करता है, समाजवादी राज्य है, समाजवादी की बात करता है, साम्यवादी राज्य नहीं है। ठीक है, साम्यवादी राज्य जो कि चाइना में चलता है, ये रशिया में चलता है साम्यवादी। ठीक है, ये भारत के संविधान में इसका दर्शन नहीं है। ठीक है, तो 64 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, साम्यवादी नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड, टाइम ज़्यादा हो रहा है लग रहा है। संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग उसके। ठीक है, अब अनुच्छेदों के बारे में कि कौन सा अनुच्छेद किस संदर्भ में है, अनुसूची में क्या है, इसके और भाग क्या है, फटाफट देख लेते हैं। 65 क्वेश्चन अब इससे संबंधित है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं फ्रेंड, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, कोई उल्टा पुल्टा। सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट खूब होते हैं, ये आपको भी पता है, आपने पेपर बहुत से दिए हैं। ठीक है, तो आपको बस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, इनके अगर नोट्स बना ले रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा आपका। लास्ट टाइम में एक बार पन्ना पलट लेंगे, आपके जान लीजिए हिस्ट्री के अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 के 10 करने की हालत में आप होंगे एकदम कल पेन ठोक के। चलिए 65 क्वेश्चन अब देख लेते हैं, फटाफट देख लीजिए। भारतीय संविधान में ऑप्शन नंबर ए क्या है, क्या है? 392 अनुच्छेद में 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ हैं, 397 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ हैं, 399 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ हैं। बताइए कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ हैं? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी हमने बता दिया। तो 65वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, 395 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 का, तब की बात है। अब तो लगभग 440 से प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, 440 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, प्लस यानी कि उससे भी ज़्यादा। ठीक, और प्लस अनुसूचियाँ 12 ही हैं। ठीक है, अनुसूचियाँ 12 ही हैं, अनुच्छेद 440 प्लस हो गए हैं, वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, जब पूछा गया था 395 था। ठीक, चलिए 65 का बी ऑप्शन सही है। चलिए 66 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त कौन सा समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार को डिफाइन करने में, यानी परिभाषित करने में शक्ति प्राप्त होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। अगर पेपर टफ से टफ बनाया तो यही सब क्वेश्चन आएंगे, ये जान लीजिए। और आसान तो क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, लेकिन आपको हम टफ क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहे हैं फ्रेंड, तो आपको बराबर से इसको देखते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझिए फिर से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, कौन सा शब्द एक प्रयुक्त है? समाजवाद। इस शब्द को किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को फैसला दिया है उन्होंने कि समान कार्य के लिए समान वेतन,
जो है समान जगह कोई दो व्यक्ति समान काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो उनको वेतन भी एक ही जैसा दिया जाए। जैसे उसमें महिलाओं को कम पैसा दिया जाता था और पुरुषों को उसी काम के लिए ज़्यादा पैसा दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि ये लिंग भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार में डिफ़ाइन कर दिया। कैसे? तो ये प्रस्तावना से उठाया समाजवाद शब्द को, यानी कि सबको समान अवसर हो, समाजवाद यही कहता है। और किस अनुच्छेद को उठाया, ठीक है, संविधान के, तो अब ये शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है, मौलिक अधिकार डिफाइन करने में। तो ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 14 को, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 14 और 15 को उठाया था, ऑप्शन सी कह रहा है 14, 15, 16 को उठाया था, ऑप्शन डी कह रहा है कि अनुच्छेद 14 और 16 को उठाया था। बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 66वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 14 हैं और अनुच्छेद 16, ये दो अनुच्छेद को, आर्टिकल को उठा के और प्रस्तावना से समाजवाद शब्द को उठा के, ठीक है, इन दोनों को उठा के, आपको पता है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 किस में है, मौलिक अधिकार में है। तो इनको समाजवाद से जोड़ के सुप्रीम कोर्ट ने यह डिफ़ाइन किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना, ये है या प्राप्त करना या देना उसके लिए कंपलसरी है, ठीक है। संस्था को, जो भी संस्था है जो काम करा रही है, उसको समान कार्य के लिए समान वेतन देना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि महिलाओं को कम वेतन दिया जाए, पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाए, ठीक है। तो इसको क्या किस में डाला उन्होंने, मौलिक अधिकार में, इसको फंडामेंटल राइट्स FR में डाला। आपका यह मौलिक अधिकार है, आपका यह मूल अधिकार है, ठीक है। आपको कम पैसा नहीं दिया सकता, इससे कम पैसा अगर दिया गया तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, यानी आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 66वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन, यानी कि समाजवाद शब्द को अनुच्छेद कौन सा 66 क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार परिभाषित कर दिया था, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। चलिए 14 और 16 यानी डी ऑप्शन, 66 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड, ठीक है। चलिए 67 पे आते हैं। 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है बराबर देख लिए। 67 अब टाइम ज़्यादा लग रहा है डिफाइन करने में, चलिए कोई बात नहीं है। 67वां क्वेश्चन देख रहा है भारतीय संविधान में जो छुआछूत उन्मूलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। कितने साल आया है, बहुत साल है। GS स्पेशल आया है, UPSS में आया है, GIC में आया है, बहुत नवोदय हर जगह में आया है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो इसमें अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसका सही आंसर लगाइए अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत उन्मूलन है। अनुच्छेद ये लिखा है, मिस प्रिंटिंग हो गई है, हम इसको बता दे रहे हैं अनुच्छेद 17, ठीक है। छुआछूत निवारक कानून यही है, ठीक है। तो 67 क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, अनुच्छेद 17। चलिए 68 पर आ जाते हैं। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अनुच्छेद 25 के बारे में पूछ रहा है कि इसका संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए समानता के अधिकार से है, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार से है, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से है, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से है। तो अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, संविधान के। 68 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, धर्म की स्वतंत्रता से है, ठीक है, अनुच्छेद 25, ठीक। चलिए अब 69वें पर आते हैं। 69 भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, यानी कारखानों में छोटे बालकों का नियोजन यानी नियुक्ति नहीं कर सकती की जाती, प्रतिबंधित करता है। प्रतिषेध करता है मतलब प्रतिबंधित करता है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद, ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा फ्रेंड। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, यानी कि अनुच्छेद 19, 17, 23, 24। बताइए 69 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो अनुच्छेद 24 जो है वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में डेंजर यानी कि खतरनाक कामों में उनको लगाने से प्रतिबंधित करता है, ठीक है। 14 साल से कम के बच्चे वो बालक माने जाते हैं, ठीक है। तो उनको कोई भी ख़तरनाक काम, जैसे पहले माचिस का कारखाना लगा था तो माचिस के कारखाने में उनको काम में लगा मजदूरी के लिए तौर पे उनको रख लिया गया था, तो वो सब ख़तरनाक, या पटाखा बनाने की फैक्ट्री हो उसमें काम में लगा लिया गया। इससे उनके स्वास्थ्य पे बहुत विपरीत प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या, बल्कि संविधान में खुद मेंशन किया गया है, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 24 ही कह रहा है कि बालकों को यानी छोटे बच्चों को, 14 साल की कम उम्र के बच्चों को कारखानों में इनका नियुक्ति नहीं की जा सकती है, ठीक है। चलिए 69 का डी ऑप्शन लगा लीजिए। अब हम
70 पे आते हैं। 70 क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लीजिए क्या कह रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए एक बार लग जा रहा है कोई बात नहीं, आपको क्लियर तो हो रही चीज़ें, और वो ज़रूरी है कि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है एग्ज़ाम में। चलिए 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। कौन से सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है? ऑप्शन ए कह रहा है समान सिविल संहिता के संबंध में, ऑप्शन बी कह रहा है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, ऑप्शन सी कह रहा है नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में, ऑप्शन डी कह रहा है कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 राज्य को, यानी कि राज्य मतलब यहाँ देश से आप इसको संबोधित कीजिए, ठीक है। राज्य मतलब देश समझिए, ठीक है। अनुच्छेद 40 देश को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, ठीक है। कौन सार्थक कदम? 4 ऑप्शन हमने बता दिया आपको, बताइए इनमें 70 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के संगठन, यानी संगठन मतलब गठन के संबंध में, हाँ, अनुच्छेद 40 जो है ये सरकार को परामर्श देता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, ग्राम पंचायतों के गठन के संदर्भ में, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए अब हम 71 क्वेश्चन पर आते हैं। 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, जल्दी जल्दी देख लीजिए। 71 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। 71 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये कह रहा है। तो अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, इसके सामने ये दिया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये तो अभी ऊपर ही देखे, ये सही है, ठीक है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी है, कॉमन सिविल कोड, ये भी है, सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ठीक है। तो बताइए 71 क्वेश्चन का कौन सा अनुच्छेद सही नहीं है जो इसके सामने दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही है कि यही वाला जो है ये सही नहीं है, न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 48 में जो दिया गया है इसके सामने, ये यही सही नहीं है, ठीक है। और बाकी अनुच्छेद 39 भी सही है, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। तो सब सही है, बाकी ये सही नहीं है। तो 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी लगा लीजिए, ठीक। चलिए सही नहीं की बात, सुमेलित नहीं है सही, इसकी बात हो रहा था। 71 का डी ऑप्शन लगाइए। 72 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। कह रहा है 72 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की यानी कामगारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योग के प्रबंधन यानी इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में कर्मकारों का या कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43A में, अनुच्छेद 45 में या अनुच्छेद 47 में? तो 72 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, अनुच्छेद 43 के ए क्लास में है, अनुच्छेद 43 के क्लास ए में दिया गया, ठीक है। कामगारों की भागीदारी का प्रावधान, यानी उनको कितने शिफ्ट काम करना होगा, कितने घंटे की कौन शिफ्ट होगी, कितने देर तक काम करना होगा, उनके अवकाश से संबंधित, उनका मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारे प्रावधान का डिटेल से में वर्णन किया गया अनुच्छेद 43 के क्लास ए के तहत, ठीक। बी ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए अब 73 क्वेश्चन पाते हैं। 73 क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड, आपकी स्क्रीन पर सूची ये दी गई है 1 और 2, इनको सुमेलित करना है यानी मैचिंग कराना है। सूचियों के दिए गए कूट से उनको उत्तर का चयन करना है, ठीक है। चलिए फटाफट सूची देख लीजिए। संविधान के सूची 1 कह रहा है संविधान का अनुच्छेद दिया गया, उसके सामने विषय दिया गया। अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 41 दिया है, उसके सामने काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 दिया है, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 दिया है, कृषि एवं पशुपालन। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 73 क्वेश्चन, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है। तो बताइए 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। तो अनुच्छेद 40, हाँ, अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत का गठन, ये वाला इसका हो जाए, सॉरी इसका ये सही हो जाएगा। अनुच्छेद इसका ये मैच हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी दिया है अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 दिया काम करने का अधिकार संबंधित, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 दिया समान नागरिक संहिता, ये भी सही है, इससे मैच करेगा। और अनुच्छेद 48 बचा, यही है इसका सही, सब सही है, ऑल ऑफ एबव। तो यानी 1 2 3 4 सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, ठीक। मैचिंग करना था, दोनों मैचिंग हो गया, सब सही है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन के संबंधित है। अनुच्छेद 41 जो है काम करने का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो है कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, यानी देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया जाए, ठीक, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। चलिए ये सब DPSP के अनुच्छेद हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक। चलिए ए ऑप्शन सही है, इसका क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 73 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 74 पे आते हैं। 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद पूजा भारत की फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 380, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अनुच्छेद 312,
ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अनुच्छेद 360 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अनुच्छेद 51। तो बताइए 74 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही आंसर आप लगा लीजिए, सही है अनुच्छेद 51। ठीक है, ये फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में इसमें अब देश की दूसरे देशों के साथ क्या विदेश नीति होगी, किस तरह से उसको उसमें अपना देशों के साथ संबंध रखना है, तो वो इन सभी चीज़ों का वर्णन आपको अनुच्छेद 51 में मिल जाएगा। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति अनुच्छेद 51। ठीक, चलिए 74 का डी ऑप्शन लगा लीजिएगा, सही है। 75 क्वेश्चन पर आइए फ्रेंड। 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए, ये आता बहुत है। अनुच्छेद, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग द्वारा हटाया जाता है राष्ट्रपति को, या सुप्रीम कोर्ट के जज को, या हाई कोर्ट के जज को। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, ऑप्शन 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 13। तो 75वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? 75 क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में वर्णित है। ठीक है, ये इसी में वर्णित है कि राष्ट्रपति को कैसे महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, ये सब कुछ अनुच्छेद 61 के तहत होगा। ठीक, तो बी ऑप्शन लगा लिए 75 का बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए अब हम फ्रेंड अपने वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन हो गया हमारे, और उसके बाद नेक्स्ट हैं 76वें क्वेश्चन, यानी यहाँ से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम बना के लाते रहेंगे आपके लिए, और आपके पास पहुँचने चाहिए, इसलिए आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।